सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यूर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, सैलाब को आज 10वां दिन है और पंजाब में अभी भी वो उसकी तबाहियाँ या तबाहकारियाँ जिस हवाले से हम कहते हैं वो अभी भी वहाँ पर जारी हैं। इंडिया ने आज एक और अलर्ट भी जारी किया है, लेकिन अगर हम आपसे ये डिटेल्स शेयर करें कि पंजाब में अब तक इससे सैलाब से कितना नुकसान हुआ है, उसकी डिटेल्स कुछ यूँ है कि अब तक जो सैलाब में डूबने से हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद 46 है। मजमूई तौर पर 38,75,000 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। 16 लाख लोगों को अब तक महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया है। 13,22,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर भी पहुंचाया गया है। रावी, सतलज और चनाब के मुकाम पर 3,009 से ज़ायद मौज़ाजात इसमें मुतासिर हुए हैं। ये तो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, लेकिन उसके साथ जब हम ये बात करते हैं पंजाब में जो भारत ने एक और अलर्ट जारी किया है, जिसकी हवाले से ये भी कहा जा सकता है कि अभी मज़ीद तबाही शायद इंतज़ार कर रही है। उसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि जो भारत ने पाकिस्तान को एक सैलाब का अलर्ट जारी किया है, जिससे दरियाए सतलज में मज़ीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। भारत में दरियाए सतलज पे भाखड़ा डैम 84%, पोंग डैम 98%, थीन डैम 92% तक भर चुका है। भारत में बारिशों का सिलसिला मज़ीद 11 सितंबर तक जारी रहेगा, यानी डेफिनेटली जब बारिशें और सिर्फ वहाँ पर नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। मज़ीद बारिशों की प्रेडिक्शन भी है। कुछ मज़ीद इससे जो पाकिस्तान में अब पानी दरियाए सतलज में आएगा, जो भारत ने अलर्ट जारी किया है, उससे मज़ीद कितनी तबाही का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्या सूरत हाल होगी, इस हवाले से बात करते हैं DG PDM इरफान अली काठिया साहब से और ज़रा जानेंगे कि अभी मज़ीद कितनी तबाही से खुदा न खास्ता हम दो चार हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान अली काठिया साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इरफान अली काठिया साहब, आज एक और अलर्ट जारी किया है भारत ने, जिसके मुताबिक उन्होंने जो डिटेल्स शेयर की हैं कि भारत में दरिया सतलज पे भाखड़ा डैम और दीगर डैम पे कि वो इतने फुल हो चुके हैं, तो मज़ीद यानी ऊंचे दर्जे का सैलाब जो कि शायद पाकिस्तान में ही एंटर होगा। क्या ऊंचे दर्जे का सैलाब से मज़ीद कोई जो तबाही है वो एक्सपेक्ट की जा रही है? जी बिल्कुल, ये आज जो अलर्ट है ये उसी का तसलसल है जो हम दरियाए सतलुज में ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं। और दरियाए सतलुज आपके इल्म में होगा कि पिछले 5 से 6 हफ्ते से कंटिन्यूसली हाई फ्लड की सिचुएशन में है। और आज के इस फ्रेश अलर्ट में भी उन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया कि क्योंकि दोनों डैम्स जो इंडियन साइड पे हैं, भाखड़ा और पोंग डैम, वो इस वक्त अपना मैक्सिमम अटेन कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब पानी पंजाब में और पाकिस्तान में छोड़ा जा रहा है। इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पर कसूर में 3,11,000 क्यूसेक्स पानी हमारे पास आ रहा है। और जितने भी डाउन स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स हैं कसूर के बाद, उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बहावलपुर, विहाड़ी, इन तमाम में इस वक्त तुगयानी भी है और सैलाबी सूरत हाल है और इनका जो फ्लड प्लेन है वो पूरी तरह से इनंडेटेड है। तो अब फ्रेश अलर्ट के बाद मजीद ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें, क्योंकि हेड सलमान की पे इस वक्त तकरीबन 1,40,000 क्यूसेक्स कंटिन्यूसली पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसी तरह नीचे हेड इस्लाम जो विहाड़ी और हासिलपुर के करीब है उसमें भी 1,02,000 क्यूसेक्स इस वक्त चल रहा है। और फिर नीचे बहावल नगर और बहावलपुर के इलाकों से होता हुआ ये पानी पंजनद के मुकाम पर रावी और चनाब के पानी से मिलेगा। जी अच्छा, तो सर ये बताइएगा कि क्या ये भारत जो है वो टाइमली इंटीमेट कर रहा है हमें? जी बिल्कुल नहीं। इस तरीके से जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडस वाटर कमीशन को डेली की बुनियाद पे प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू जो चीजें आनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली उस तरह से हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रही। जी अच्छा, तो अब दूसरा ये बताएं कि ये तो खुद आपने वो जगह भी बता दें जहाँ पे अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है या वहाँ पे तुगयानी है पानी में। पंजनद के मुकाम से एक पहला रैला तो सिंध में एंटर हुआ है। ये पानी मज़ीद सिंध में कब तक एग्जैक्टली एंटर होगा और कितने क्यूसेक पे इम्कान है? कि इस वक्त पंजनद का मुकाम जो मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में है वहाँ पे पानी बदतरीज राइजिंग ट्रेंड में है और ये इस वक्त तकरीबन 3,20,000 क्यूसिक्स हो चुका है।
और अगले 24 से 48 घंटे में इसने अल्टीमेटली 6 लाख 6.5 लाख का ये रेला ज़रूर बन जाएगा। और उसके बाद इसमें इंडस का पानी भी जब मिलेगा तो गुड्डू पे सिंध के लिए तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख क्यूसेक पानी ज़रूर जाएगा। तो इसका मतलब है कि सिंध को अभी इतना बड़ा कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि गुड्डू की कैपेसिटी तो तकरीबन 12 लाख क्यूसेक की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कच्चे का इलाका होता है, फ्लड प्लेन है, उसमें लोगों के लिए परेशानी ज़रूर बन जाती है अभी। ठीक है, बस मुख्तसरन से लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि इस सब जो लाहौर पंजाब के जो 36 अजला हैं उनमें से कितने अजला मुतासर हुए हैं, या कितना % पंजाब मुतासर हुआ है इससे? जी, इस वक्त 25 अजला जो हैं वो पंजाब के वो बुरी तरह से मुतासर हैं, और इसमें कुछ अजला हैं जो इनको दोनों तरफ से रिवर लगता है, जैसे उकाड़ा है, इसको रावी और सतलुज दोनों लगते हैं, मुल्तान है तो उसको भी चनाब और सतलुज का जो पानी है वो डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह 25 अजला और तकरीबन 4000 जो मौजाजात हैं, देहात हैं हमारे, वो इस वक्त अंडर वाटर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब हमें डिटेल शेयर करने का। DGDMA से हम बात कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि इस वक्त तकरीबन 6 साढ़े 6 क्यूसेक फिट का रेला जो है वो सिंध में एंटर होगा, और सिंध का अपना भी जो पानी होगा। तो इस हवाले से सिंध की क्या सूरत हाल है, इस पर भी ज़रा बात करते हैं। सिंध की जो ऐसा सूरत हाल है, जो ताज़ा तरीन है, वो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है कि पंजाब से 3,27,000 क्यूसेक का पहला रेला पंजनत के मुकाम से सिंध में दाखिल हो चुका है। इससे पहले की प्रेडिक्शन थी, लेकिन बहरहाल गुड्डू बैराज में पानी की गुजरगाह की जो सलाहियत है वो तकरीबन 12 लाख क्यूसेक है, जबकि NDMA के मुताबिक 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। इसी तरह से सक्खर बैराज की जो बात है, सक्खर बैराज में पानी की गुजरगाह की जो सलाहियत है वो तकरीबन 9 लाख, जबकि 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी आने का वहाँ पर इम्कान है। आगे चलते हैं कोठरी बैराज। कोठरी बैराज में पानी की गुजरगाह की सलाहियत 6 लाख है, जबकि 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी का बहाव वहाँ पर मुतवक्के है। NDMA के मुताबिक 12 से 13 सितंबर तक दरियाए सिंध के नशेबी इलाक़े में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सिंध के हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अली हमारे साथ मौजूद है, सक्कर में वो मौजूद है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या तैयारियाँ हैं सिंध हुकूमत की, और ख़ास तौर पे जब हम सिंध की बात करते हैं तो फिर वो कितना नुकसान मुतवक्के है, जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ से क्या इवैक्यूएट करा लिया गया है लोगों को, इन तमाम चीज़ों पर। शायद आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा शाहिद अली, ज़रा बताइएगा मुझे कि एक रेला तो सिंध में दाखिल हो गया है, सिंध की इसका क्या तैयारी है, और ये जो रेला है ये अभी गुड्डू बैराज पर है? देखिए, ये गुड्डू बैराज से अभी रेला जो है वो सैलाब का पीछे है, पंजनत के पास है। और गुड्डू बैराज पर पहले ही पोजीशन जो है वो 3,50,000 क्यूसेक से जायद है। इसी तरह सक्खर बैराज पर भी 3 लाख क्यूसेक से जायद का पानी मौजूद है। कोठरी बैराज की बात करें तो वहाँ भी 2 लाख 2.5 लाख के करीब पानी मौजूद है। यानी तीनों बैराजों पे जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है। इससे एक रोज पहले जो है गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब था, लेकिन पानी का डिस्चार्ज किया गया क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है। तो अब जो सिंध है, अगर उसकी महकमा आपाशी की आप बात करें तो महकमा आपाशी पूरी तरह अलर्ट है। सिंध जो है वो इसलिए अलर्ट है कि कोई तकरीबन 8 रोज पहले यहाँ से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरा है। 5,56,000 क्यूसेक का ये रेला था जो आसानी गुड्डू से गुजरा और उसके बाद सक्खर आया, सक्खर में दरमियाने दर्जे का सैलाब रहा, उसके बाद वो कोठरी चला गया। तो मकसद कहने का जो महकमा आपाशी है वो पहले ही से अलर्ट है। और महकमा आपाशी सिंध जो है 2010 और 2022 में जो यहाँ नुकसान हुए उसकी वजह से हमेशा अलर्ट रहती है, जिसके बायस जो है पूरी अलर्ट तो रहती है, लेकिन जो नुकसान होता है वो भी तो किसी से ढका। शाहिद अली साहब, लेकिन मुझे एक और ये बात बताएं कि अब जैसे ये गुड्डू बैराज की अगर मैं बात कर लेती हूँ कि 12 लाख क्यूसेक उसकी एक कैपेसिटी है, अब जब 8 से 11 लाख का रेला वहाँ से गुजरेगा तो इससे जो मौजूदा पानी है वो वहाँ पर वो कितना है? गुड्डू की बात कर रहे हैं हम। गुड्डू पर देखें अभी जो है वो 3,50,000 के लगभग। अच्छा, अब 3,50,000 ऑलरेडी मौजूद है। अगर 11 लाख या 10 लाख मजीद आता है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी से तो वो ज़्यादा हो गया ना, ओवरफ्लो हो गया। देखिए 10 और 11 लाख क्यूसेक जो है वो पानी यहाँ पर अभी आना मुमकिन नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पीछे से जो पानी आ रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है।
आप जितने भी हेडवर्क्स और बैराजेस देखेंगे, पहले पानी बिल्कुल ज़्यादा था। जब चुनाव में पानी था वो 10 लाख तकरीबन 51,000 क्यूसिक वहाँ से क्रॉस हुआ था। उस वक्त ये गुमान किया जा रहा था कि सक्खर में जो है वो 10 लाख क्यूसिक से ज्यादा का पानी आ सकता है, गुड्डू बैराज पर आ सकता है, यानी सिंध में आ सकता है। ठीक है। लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ डाले, कट लगाए शहरों को बचाने के लिए, तो ये पानी फैल गया। और अब ये पानी फैल गया तो इसकी रफ्तार भी जो है वो कम हो गई है, इसी वजह से वो स्लो डाउन भी हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अब जरा मुझे कच्चे के इलाके की डिटेल दे दें, क्योंकि हम शर्जील इनाम मेमन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे तो वो तो ज़रा अपीलें कर रहे थे उन इलाकों से कि लोग वो इलाका छोड़ दें, बाहर इलाका मुकीम वहाँ से निकल जाए। ये कच्चे के इलाके जो कि डाकुओं के लिए भी मशहूर हैं, इन्होंने वहाँ से इवैक्यूएशन हुई है उनकी? देखिए, सूरत हाल मैं आपको बताऊं कि कच्चे का जो इलाका है उसमें बहुत बड़ी आबादी रहती है, लेकिन कच्चे के लोग जो हैं वो इस सैलाब के आदी हैं। उनके जो गांव हैं वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर बने हुए हैं। सैलाबी पानी इस वक्त भी गुड्डू से सक्खर तक हजारों एकड़ पर सैलाबी पानी फैला हुआ है। और आप हैरान होंगी कि सैकड़ों देहात हैं जो इस वक्त पानी की लपेट में है, लेकिन वो लोग निकलना नहीं चाहते। वो लोग की आमोदरफ्त के तमाम रास्ते बंद हैं, वो कश्तियों के जरिए आते लेकिन ऐसे में क्या सिंध हुकूमत उनको जबरदस्ती निकाल रही है वहाँ से? क्योंकि पंजाब में तो हमने देखा है कि जो अपने इलाकों से नहीं भी निकल रहे थे और उनके इलाके ज़ेरे आब आ रहे थे, उनको बाय फोर्स निकाला गया है वहाँ से। देखिए, सिंध हुकूमत उस वक्त निकालेगी कि जब ये इंतहाई दर्जे का खतरा महसूस होगा। ठीक है, अभी तक पानी अभी तक पानी जो है वो इतना ज्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। नाज़रीन, एक तरफ तो सैलाब है, दूसरी तरफ भारत में भी मूसलाधार बारिशों का खदशा जाहिर किया जा रहा है और इसी के साथ पंजाब में भी ये सूरत हाल है, सिंध में भी कुछ इम्कानात हैं। सैलाब के बाद अगर उन्हीं इलाकों में तवातुर के साथ बारिशों का एक प्रेडिक्शन है, उस हवाले से ज़रा बात करते हैं कि महज साहबजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DG मैट ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फरमाइएगा कि ये बारिशों के हवाले से क्या पेश गोई है, क्योंकि भारत में जो हाई अलर्ट जारी किया है वहाँ पे मूसलाधार बारिशों का एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान में क्या है, मज़ीद कोई स्पेल्स हैं मुतवक्के अनकरीब? हाँ बिल्कुल जी, इसका अलर्ट हमने भी कर दिया। मैं कल था ना, बल्कि परसों, तो वो देखें मौसम आपको पता है कि ये इंडिया क्रॉस करके आता है, बे बंगाल में डिप्रेशन सुनते हैं या लो प्रेशर एरिया। वो कल से 9 तारीख तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा बारिश का बनेगा। कहीं पे हल्की बारिश होगी, कहीं पे तेज। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये पहली दफा हो रहा है कि पाकिस्तान के ईस्ट रिवर जो है ना, उनमें इकट्ठा एकदम सैलाब आया हुआ है। वरना पहले ये होता था कि जी कभी चनाब में सैलाब है, कभी सतलज में है, कभी रावी में है, यानी 3 दरिया इकट्ठे कभी भी हमारे ये सैलाब इनमें नहीं आया। लेकिन इस दफा 3 दरियाओं में पानी है। और इसमें भी अब मसला हमारे लिए ये है कि इंडिया के जो इन पे डैम्स है, रावी पे थीन है, बाकड़ा और पोंग ब्यास और सतलज पे है, तो वो भी तकरीबन भर चुके हैं। तो इसलिए ये बारिश जो है ना वो हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। अच्छा। कि पानी रिलीज होता है और फिर बारिश वैसे भी जो होती है दरियाओं में फ्लो वो भी आ जाता है और डैमों से भी पानी आ जाता है, तो वो फ्लड की सूरत हाल ज़्यादा पैदा हो जाती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली भारत ने ऑलरेडी एक अलर्ट जारी किया है, उनके अपने डैम्स जो हैं वो ओवरफ्लो होने के करीब हैं। ऐसे में वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी इत्तलात की जिन इलाकों में सैलाब आया था वहाँ पे मज़ीद बारिशें हैं। इसी तरह से आप पंजाब की भी बात कर रहे हैं और इसमें सिंध भी शामिल है, क्योंकि कराची के हवाले से भी कहा जा रहा था कि 7 या 8 को वहाँ पर भी एक और स्पेल बारिश का एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल कराची में भी है, बल्कि सिंध पूरे सिंध में है तकरीबन, और आगे बलूचिस्तान का कुछ होगा। जनूबी पंजाब में भी ये सिस्टम जब सिंध पे बारिश बरसाएगी तो जनूबी पंजाब भी उसमें भी वहाँ पे भी बारिशें हैं, रहीम या अच्छा ठीक है, नगर या इलाकों में भी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, क्योंकि सैलाब ज़दा इलाकों में बारिश है वो समझे मज़ीद तबाही। अच्छा, ये जो क्लाउड बर्स्ट का जो फार्मूला है, फिनोमेना है, ये हमने केपी में देखा, बुनेर वाली जो सूरत हाल हुई, फिर पिछले दिनों जब इस्लामाबाद में बारिश हुई थी तो भी किसी ने कहा कि जी यहाँ पे भी शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ है। ये क्लाउड बर्स्ट की कोई पेशगोई की जा सकती है? पहले से पता चला है?
देखें, मैं आपको बता दूं ना कि क्लाउड बर्स्ट पेश की इसकी बिल्कुल इस तरह होती है कि जब भी हम फोरकास्ट देते हैं ना, और उसमें हम कहते हैं कि गरज चमक और उसके साथ जब ये विंड जो है वो तूफानी हो तो उसमें ये क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। ये यानी डायरेक्ट फोरकास्ट मतलब किसी भी वक्त हो सकता है क्लाउड बर्स्ट के चांसेस हैं कि, लेकिन ये गरज चमक जो होती है वो क्लाउड बर्स्ट ही होता है। अच्छा, जो गरज चमक होती है वो क्लाउड बर्स्ट होता है। क्लाउड बर्स्ट नहीं आपके वो बातों में तो, लेकिन ये है कि वो उसमें जो हमारा फिर ये फिनोमेना बनता है कि हम कहते हैं कि बारिश जो है ना वो 100 मिलीमीटर से ज्यादा हो और वो 1 घंटे में हो तो फिर अगर 1 घंटे से ज्यादा, क्योंकि ये बादलों में जिन बादलों में गरज चमक होती है वो 1 घंटा से ज्यादा नहीं बैठे रहते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पिछली दफा जो कराची था कि उसमें उन्होंने बताया था कि 250 मिलीमीटर के करीब बारिश हो गई थी, इस दफा भी ऐसा इम्कान है? 250 मिलीमीटर बारिश जो है ना वो तकरीबन 2 दिनों में हुई थी, यानी 1 घंटे में किसी जगह पे भी ये इतनी बारिश 100 मिलीमीटर नहीं थी। ठीक तो है, इसलिए ये फिनोमेना कराची में बारिश ज्यादा हो गई थी बिल्कुल तो, लेकिन ये है कि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट आपने वहाँ पे गरज चमक नहीं देखी हो। यस, ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहर साहब आपके टाइम का। और डीजी मैट से हम गुफ्तगू का कहा कि एक तरफ तो सैलाब है, दूसरी तरफ जो इंडिया ने जो फ्लड अलर्ट आज भी जारी किया और वहाँ पर भी इसी तरह से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली उनके डैम्स पर भी आएगा, वो जल्दी ओवरफ्लो होंगे और फिर वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे। इसी तरह से पाकिस्तान भर में मज़ीद बारिशों का सिलसिला होगा, इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा की भी बात हो रही है, पंजाब की भी हो रही है, सिंध की भी हो रही है और डेफिनेटली सिंध का कैपिटल कराची। तो यही सूरत हाल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। यही इस वक्त फोरकास्ट है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़रा मामलात क्या हैं, हमें इस ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा, और उसके साथ नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज जो एक वाक़या पेश आया वागल के मुकाम पर, जहाँ पे जो इमरान खान साहब की जो बहनें जब प्रेस टॉक कर रही थी तो उन पर किसी ने अंडा मारा। अब ये एक्टिविटी थी, ज़रा एक विजुअल्स भी हैं, इसकी फुटेज भी है, वो भी ज़रा चलाइएगा। बहरहाल ये सूरत हाल थी। इसके बाद कुछ जो खबरें आने लग गई वो ये लगने आ गई कि PTI के ख़ुद कुछ लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया था, या PTI के दड़ों ने में से किसी एक की ये कार्रवाई थी। इस पर जो बुशरा बीबी की बहन है उनकी भी एक पोस्ट हमारे सामने आई, जिसमें वो ये कह रही थी कि अच्छा ड्रामा लगाया हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने भी उनको रिस्पॉन्ड किया है कि वो ये कह रही हैं। फिर रावलपिंडी पुलिस की जो फाइंडिंग थी, उन्होंने कहा कि वागल के मुकाम पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पे अंडा फेंकने का वाक़या हुआ है, उन ख़वातीन का ताल्लुक PTI से है जिन्होंने अंडा फेंका। KP से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रेड अलाइंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए हुए थे ख़वातीन के सवालात पर। लेकिन ये तो एक सोशल मीडिया की कहानी अपनी जगह है। बहरहाल ये रावलपिंडी पुलिस की फाइंडिंग है, इस पर लेदे भी हो रही है और इल्ज़ामात भी लग रही है, लेकिन दूसरी जगहों पे इसकी मजम्मत भी की जा रही है। मैं ज़रा शख्सियात से बात कर रही हूँ। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी से ज़रा आप बताएगा कि आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है इस पर, क्योंकि डिफरेंट वर्जन्स हमारे सामने आ रहे हैं और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप PTI से ही इन ख़वातीन का ताल्लुक़ था। देखें कि मैं इमरान खान का तर्जमान हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ। जिस गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही है कि लार्जर बेंच का फैसला हो और हमें कम से कम मुझे 5.5 महीने हो गए हैं, हमें मुलाकात तक करने नहीं दी जा रही। आपने हमेशा सोशल मीडिया पे सुनती हैं, अब चैनल पे भी सुनती हैं कि हमारी जो जुमेरात को लोग जाते हैं और जो जाते हैं मंगल को, उनको मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। तो हम इस गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप देखें कि जहां इलेक्शन के ये रिजल्ट है, जहां से पल्ला छीना गया, तमाम सीटें लोगों से ले गई, ये टोटली अगर वो वहां ये ऐसा इंसिडेंट हुआ
तो क्यों नहीं मौके पे पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया? तो बात सामने आ जाती है, आपको ही ना पूछना पड़ता। तो हमें तो पूरा ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है, खासकर नून लीग, ये ऐसे वाकयात करवाती है और अंदर बंदों को घुसेड़ के भी ये वाकये करवाते हैं। तो हमें तो पूरा इन पे ही है, क्योंकि जेल में हम बाहर जाते हैं, हमें रोजाना वहाँ मुलाकात ना करने दी जाती है और उनकी बहनों को रात तक बिठा के उस तरीके से पुलिस अरेस्ट करती है और चक्री तक छोड़ जाती है। तो ये हमें पता है कौन करवा रहा है और गवर्नमेंट किस तरीके से इन्वॉल्व है। हमारे सामने इलेक्शन 8 फरवरी से लेके आज तक कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। अच्छा। लेकिन हम इस जुल्म, तशद्दुद, आपने देखा उसके बेटों के साथ क्या हुआ, अब उसके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं। तो ये किसी के कहने की नहीं है कि पीटीआई के अपने लोग, अभी पीटीआई के अपने लोग क्यों होंगे? पीटीआई के लोग तो मजबूती से इस जबर, जुल्म, तशद्दुद का निशाना बने हुए हैं। चले नियाज़ी साहब, ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट सर, वी गॉट योर पॉइंट सर। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ठीक है नियाज़ी साहब, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया सर। गिव मी अ सेकंड। बैरिस्टर अकील साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप उनको रिस्पॉन्ड करना चाहें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपसे मुराद आपकी गवर्नमेंट पर। लेकिन आप खुद भी एक वकील है। जो रावलपिंडी पुलिस की फाइंडिंग है, वो कहते हैं कि जी उनका ताल्लुक पीटीआई से है। चलो ये मान लेते हैं अगर पुलिस की फाइंडिंग है। लेकिन जो कह रहे हैं कि केपी से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आए थे। तो ये एहतजाज अडियाला के बाहर करने आए थे या अलीमा खान साहिबा के सामने एहतजाज करने आए थे? उनका केपी गवर्नमेंट से क्या लेना देना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली तो बात है कि इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए और जितने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की जाए वो नाकाफ़ी हैं और बिल्कुल इसकी मज़म्मत बनती भी है, क्योंकि हमारी पार्टी की तो ये तरबियत नहीं है, ना हमारी पार्टी ने ऐसा सियासी रवैया सिखाया है। माज़रत के साथ, लेकिन आपकी पार्टी ने ये भुगता है, कमज़ोर है पीटीआई भुगता है माज़ी में। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ कि चाहे वो काली स्याही हो जो ख्वाजा आसिफ के ऊपर फेंकने वाली कोशिश की गई हो, इसी तरह मियाँ साहब के ऊपर जिस तरह इन लोगों ने देखे ना जो काम किए, ये जूते फेंकना, ये अंडे मारना, ये तमाम तर वाक़यात और ये रिवाज तो पीटीआई ने डाला है। तो कम इस सियासी रवैयों को देखते हुए, ऐसे सियासी रवैये तो किसी सियासी जमात के नहीं थे। माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि ये रवायत डालने के बाद और आज अफसोसनाक ये वाक़या हुआ कि खान साहब की अपनी बहनों के साथ ये वाक़या हुआ और अपनी ही पार्टी के लोगों ने किया, जो कि उनकी अपनी ही जो साली हैं, जो सिस्टर इन लॉ हैं, वो ये कह रही हैं कि अच्छा तमाशा लगाया हुआ है। लेकिन और ये उनकी साली जो है वो आपके लिए इतनी काबिल एतमाद हो गई अचानक से, उनकी साली बुशरा बीबी की बहन, कि आज आप लोग सब मिलके उनको कोट कर रहे हैं। वो इतनी बाएतमाद हो गई आप लोगों के लिए। देखें, उनकी तो मैं पहले भी इस दफ़ा ये कह चुका हूँ कि खान साहब की अपनी फैमिली के साथ मुलाकात जब नहीं होती तो उसकी क्या वजह है, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली मेंबर्स की तो मुतवातिर तौर पर मुलाकात होती है उनकी फैमिली मेंबर्स से। तो ये अब देखने की ज़रूरत है ना कि जो रकस वहाँ पे क्रिएट किया जाता है और एहतजाज का आप कह रही हैं कि वहीं पे जाके एहतजाज करना, तो ज़ाहिर बात है कई केपी से मेंबर्स होंगे वहाँ पे और कई ऐसे लोग होंगे। और इन एनी केस ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, जो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है और जो ये मैं पूछ जी बिल्कुल, देखें ना, वो एक सेंट्रल फिगर है, पार्टी को चला भी रही हैं। पार्टी की जो लाइन एंड लेंथ जो पॉलिसी आ रही है वो कई अरसे से उन्हीं की तरफ से आ रही है। केपी में अंदर पार्टी की केपी की हद तक तो ये नहीं है, लेकिन आप ये देख रही हैं कि वो पॉलिसी लाइन देती है पार्टी। सर पार्टी की हद तक हो सकता है, केपी की हद तक नहीं हो सकता। आपको तो पता है वहां तो बनती नहीं है, ये भी मामला है। तो नहीं, केपी में फिर किसकी हुकूमत है? वो पीटीआई की हुकूमत नहीं है। पीटीआई की है, लेकिन मैंने कहा ना बनती नहीं है एहतजाज करने के। अच्छा चलें, ठीक है, आपकी बात को मैं अब मैं ये मिसाल के तौर पे ये कह दूं, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे ये गुजारिश करूं कि अगर किसी को पंजाब हुकूमत से कोई गिला शिकवा है और वो आ जाए, तो जाहिर बात है कि हैं तो दोनों नून लीग की, वफाक में भी और पंजाब में भी। तो देखिए बड़ी हैरत की बात है सर, पकड़े नहीं गए। मतलब 2 खवातीन इतनी वहाँ पे पुलिस तैनात होती है, 2 खवातीन को पकड़ नहीं सकी। नहीं, उनको पकड़ा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो की गई है, मुझे अभी मैंने मीडिया की रिपोर्ट्स में देखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उस पे फिर जो उनको आइडेंटिफाई किया है, उनकी आइडेंटिटीज वो सामने आई हैं कि वो एहतजाज करने आई थी, वो इस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और इस
हवाले से एहतजाज करने आई थी। ठीक है न्याजी साहब, अगर आप इसमें कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें, क्योंकि बहरहाल जब ये PMLN के साथ होता था, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हों, चाहे वो खुद नवाज शरीफ साहब हों या दीगर हों, जब उन पे होता था तो आप लोग बड़े तमस्खुर भी उड़ाया जाता था और ये कहा जाता था कि जी अवामी रद्द अमल है, हम इसकी क्या मजम्मत करें। लेकिन आज तो बैरिस्टर अकील साहब ने एटलीस्ट मजम्मत की है। मुझे याद है वो बातें कहा जाता था कि ये तो अवामी रद्द अमल है, ये तो इनको सोचना चाहिए कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाली सोच थी जो कि इनकरेजिंग थी, प्रमोट करती थी इन रवैयों को, और इंतहाई काबिल मजम्मत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो गलत कल था वही गलत आज भी है। एक तो मैं बैरिस्टर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इनको मजम्मत करते हैं। ये जो वाक़या खासकर एक फीमेल के साथ, जो बहन है उसकी इतनी मुश्किलात से गुजर रही हैं, जिनके 2 बेटे चंद दिन पहले अरेस्ट हुए और उसके बाद उनकी बेल्स भी हो गई, खुद ये बहनें जेल में गई हैं, पूरे हालात को पार्टी, उसकी फैमिली आइसोलेट हो गई है और सारे लोग मुकाबला कर रहे हैं। मैं बैरिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये पार्टी, आप उसको अगर डिफेंड करना चाहते हैं तो हम 180 झूठे मुकदमात का मुकाबला कर रहे हैं और कहते हैं जी केस हमारे सुने जाए। ये वो पार्टी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी हमला कर दिया था। मुझे याद है कि जजेस ने वहाँ बेंच छोड़ के भाग गए थे। सर कभी जजेस के, आपकी बात ठीक है, कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमले हुए तो कभी PTV पे हमले हुए, तो मैं ख्याल इस तारीख से हम आगे निकल जाते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं कि आगे ये बेहतरीन ना हो। तो ये तो सबका एक माजी रहा है ना, अगर उनका रहा है तो फिर आप लोग के दौर 2014 के धरने में भी ऐसे ही कुछ हुआ। 26 नवंबर गुजरा, वो भी आपके सामने जो लोगों के साथ हुआ। चले मैं जरा करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात कर लेती हूँ। सर न्याजी साहब, मुझे आगे बढ़नी जगह जो बड़ी बातें हो रही हैं ना, वो हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से बातें हो रही हैं। एक पहले लंदन प्लान की बात होती थी और अब मरी प्लान की बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब कल एक प्रोग्राम में थे, वहाँ पे ज़रा एक छोटी सी गुफ्तगू शॉर्ट है, मुझ पर बात करते हैं। क्या मियाँ साहब मुतमईन है जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, वो वोट को इज्जत दो की बात, वो सारे मामलात, वो खुश हैं कि इस तरह चलता रहे मामला? बिल्कुल मुतमईन है। मैं विद ऑल ऑनेस्टी जो है ना आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल मुतमईन है एंड ही इज रिलैक्स्ड। अच्छा बैरिस्टर अकील से पहले तो मुझे ये समझाएं कि ये हाइब्रिड निज़ाम किसको कहते हैं? जी नादिया साहिबा, ये हाइब्रिड इसकी तशरीह और इसकी डेफिनेशन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उसके इत्तेहादियों के साथ है हम हुकूमत में, और इसमें जो हाइब्रिड का जिक्र किया जाता है, मैं समझता हूँ कि शायद इसका जो एक जिस तरफ इशारा किया जाता है वो यही है कि स्टेट जो है वो हुकूमत के साथ होती है। तो ये हमेशा से आता ये होता रहा है, ये कोई नई अचंभे की बात नहीं है। ऐसा नहीं होता हमेशा से ऐसे ही होता रहा है कि जो कोई भी हुकूमत होती है स्टेट उसके साथ होती है। हाँ होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर यही चीज़ 90s में भी हो जाती तो आज हम इन हालात पे ना होते। और ये वही चीज़ है, जब आपको याद है कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो आप लोग ताने देते थे कि हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, तो उसका क्यों बुरा लगता था आप लोगों को फिर हाइब्रिड निज़ाम? देखिए वो तो स्ट्रगल फॉर पावर थी। मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रगल फॉर पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मफाद में जो डिसीजंस होंगे वही होंगे, और ये शायद इसी का नाम हाइब्रिड जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इदारे भी, स्टेट भी और हुकूमत भी वो एक पेज पे इसीलिए हैं कि पाकिस्तान के मफाद में जो फैसले करने हैं वो बिल्कुल हो रहे हैं और पाकिस्तान को जिससे फायदा तो मैं पूछ रही हूँ कि जब ये PTI के दौर में हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो पजीराई मिली, हाँ इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो ये जो आपकी सेकंड बात है इसमें तो कोई शक नहीं है। न्याजी साहब, जब आप लोगों की दौर था तो उस वक्त हाइब्रिड निज़ाम की मुझे याद है मरीम औरंगज़ेब साहब और दीगर तमाम PMLN की जो लीडरशिप थी वो बड़े आपको इसको ताने दिया करती थी। आज कहा जाता है कि अब हाइब्रिड प्लस है। आप लोग मुतमईन है क्योंकि अगर मुल्क को कौम के लिए बेहतरीन है और जो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है तो ठीक है, फिर इसमें आप लोग को क्या एतराज़ है या है कोई एतराज़? हमारी गवर्नमेंट के अंदर हाइब्रिड निज़ाम नहीं था। मैं जो बैरिस्टर साहब ने आपको डिफाइन नहीं किया, वो कह रहे हैं मेरे पास नहीं है ना उसकी डेफिनेशन, वो करना नहीं चाह रहे। बताता हूँ ना,
वो बैरिस्टर साहब ने नहीं बताया, कल सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस अतर महल्ला साहब ने भी एक स्पीच में लोगों को बताया है कि हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब अवाम को निकाल दें, जिसको कानून की हुक्मरानी, एक्चुअल जो आईन में हुक्मरान है वो अवाम है, आपने अवाम को निकाल के उनकी जगह पे नुमाइंदे जो आपने गवर्नमेंट में बिठा दिए हैं और जिनके जरिए से हुकूमत चलाई जा रही है, ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारी गवर्नमेंट के अंदर आप ये कह दें कि हमारा कोई किसी के साथ अगर तल्लक था, जो इल्जाम लगाते हैं कि जी आपको तो बाजवा साहब के साथ था, आपका फलां के साथ था, लेकिन गवर्नमेंट में हमारे साथ कोई आदमी नहीं था। गवर्नमेंट हमने खुद चलाई। तमाम जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, आपने कहाँ चलाई? इमरान खान साहब कहते थे कि हमें तो बजट में भी बंदे पूरे करने होते थे, तो जनरल फैज हमारी मदद करते थे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है उनका जो मदद करना। आप देखें ना, आप जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर चला रहे हैं, आप जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रहे हैं, वो कहने का मकसद, मैंने कहा ना, कल एक जज ने भी यही कह दिया, पता है इनको कि हाइब्रिड निज़ाम, वो ख्वाजा आसिफ ने बात ठीक की है। अब ख्वाजा आसिफ की बात को अगर गवर्नमेंट का अपना बंदा डिनाई कर रहा है, तो वो तो आप देख लें कि एक गवर्नमेंट का हनीफ अब्बासी साहब को इस पे बड़ा एतराज है इस बात पर। अच्छा, बैरिस्टर अकील साहब ये बताएगा, हनीफ अब्बासी साहब को क्या इस पे फिर एतराज है कि ख्वाजा आसिफ साहब एक बात कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इज ऑल्सो कंफर्टेबल। आप कहते हैं कि दिस इज एन आइडियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो हनीफ अब्बासी साहब को क्या एतराज है? देखिए, उनको कोई एतराज़ नहीं है। मेरे ख्याल से जो ख्वाजा साहब की बात थी, जितनी मैं समझ सका हूँ, जो मैंने उसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ख्वाजा साहब ने इस सैलाब के तमाम तर आफत आई है, इसके बाद जो नुकसान हुआ है, उस हवाले से उनकी जो पॉइंटेशन थी वो लोकल गवर्नमेंट्स या लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने के हवाले से उन्होंने बात की कि वाक़तन ये देखें ना, मैं बसीयत MNA या MPA कोई हो तो हमारा काम कानून साजी है, हमारा काम पॉलिसी है, हमारा काम नहीं है गली नाली सड़क बनाना। लेकिन हम हल्के के लोग होते हैं, तो फिर जाहिर बात है कि जब आपके इतने इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स नहीं होते या लोकल गवर्नमेंट का नहीं एक एपरेटस होता, तो हमें काम करने पड़ते हैं और हम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट के एपरेटस आप ही लोग नहीं लेकर आ रहे ना। न्याज़ी साहब, ये ठीक है, आखिरी सवाल, न्याज़ी साहब आखिरी सवाल, ये पार्लियामेंट के बाहर असेंबली क्यों लगाई हुई आपने, आवामी असेंबली? वो तो इमरान खान ने कह दिया था कि जब भाई इलेक्शन में नहीं जाना, स्टैंडिंग कमेटियों से आपने विथड्रॉ करना है और आपने इस असेंबली के साथ बाहर असेंबली लगानी है। इट मींस कि हम इस सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, यानी आप पार्लियामेंट भी छोड़ रहे हैं? पार्लियामेंट भी छोड़ रहे हैं जी? पार्लियामेंट भी छोड़ रहे हैं? नहीं, अब वो टाइम आएगा, लेकिन अभी तुमने कहा कि आप अपनी असेंबली भी बाहर लगाएं। देखिए, हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वी गॉट इट। थैंक यू वेरी मच न्याज़ी साहब, आपका भी, बैरिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि इमरान खान साहब ने कहा, इसलिए असेंबली बाहर लग रही है, असेंबली बाहर हो रही है जो पार्लियामेंट की अपनी उन्होंने अलग की हुई है, तो सूरत हाल यही, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि पार्लियामेंट से निकलने का फैसला भी कर लिया जाए। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।